फिक्शन कथा में आपका स्वागत है। आज सुनिए एक ताइवानी कहानी जिसे अंग्रेजी से जनाजा नाम से हिंदी में रूपांतरित किया है अनुरोध यादव ने। अरे रुक जाओ एक मिनट, कहते हुए ली सिन दौड़कर बस में चढ़ गया और संभलने के लिए उसने बगल में लगे पीतल के रॉड को पकड़ लिया। लेडीज कंडक्टर को अपना टिकट देकर हांफते हुए पूछा, क्या यह बस कीलिन रोड जाएगी? हाँ, कंडक्टर के कहने का अंदाज मारी लगाकर इस्त्री किए हुए सूती कपड़े के जैसा एकदम कड़क था। ली सिन हुएलिन का रहने वाला था। वह ताइपे शहर में अभी नया नया आया था, इसलिए वह शहरी रूखेपन से बिल्कुल परिचित नहीं था। कंडक्टर को एक नजर देखकर वह बस की अगली सीटों में से दाहिनी तरफ की एक सीट पर जाकर बैठ गया और अपने माथे का पसीना पोंछने के लिए अपनी जेब से रुमाल निकाला। पसीना पोंछ लेने के बाद उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। उसके कई पन्ने पलटने के बाद उसे एक पता मिला जिसे उसने मन ही मन पढ़ा। नंबर 6, गली नंबर 96, कीलिन रोड। वह 1 मिनट इंतजार किया और तब कंडक्टर की ओर मुखातिब होकर बोला, बेग मी पार्डन मिस, क्या आप मुझे यह बताने की कृपा करेंगी कि यह बस कीलिन रोड कब तक पहुंचेगी? इतनी विनम्रता पूर्वक उसने पूछा था और उसकी आंखों में एक तरह की चिंता दिखाई दे रही थी, इसलिए शायद कंडक्टर सौहार्द पूर्वक मुस्कुराई और अगले ही पल उसने लाल रंग की स्कर्ट पहने हुए सड़क पर चल रही एक लड़की के ऊपर अपनी निगाह डाली जिसका पेट एक बड़े मशरूम की तरह बाहर निकला हुआ था। दोपहर का समय था। इस वक्त बस में सिर्फ 4 यात्री बैठे थे। ली सिन यह सोचकर मन ही मन मुस्कुराया कि यह बस खास उसके लिए जा रही है, जो उसकी महबूबा लिली से उसकी मुलाकात करवाएगी। यह सोचता हुआ डायरी को उसने अपनी जेब में रख लिया। लिली उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी। जब वह उससे मिली थी तब से लेकर अब तक 12 साल गुजर चुके हैं। वास्तव में देखा जाए तो उसके बारे में बहुत ज्यादा जानने समझने का अवसर उसे नहीं मिल पाया था और न ही उससे ज्यादा बातचीत ही हुई थी। इसलिए सच तो यह है कि उसके पास उसकी बहुत अधिक यादें भी नहीं थी। वैसे भी अब वह बचपन की मित्रता का स्वाद भूलकर किसी अधेड़ आदमी की तरह जवान औरतों के बारे में सोचने लगा था। अब वह अपने मन में अपनी ऑफिस की सेक्रेटरी की कल्पना करता है, जो अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ बार बार उसकी तरफ निहारा करती थी। उसका शरीर भी खूब गदराया हुआ था। जब वह अपना गुलाबी ड्रेस मोड़ते हुए अंगड़ाई लेती तो वह उसे एक खास नजर से देखता था। लेकिन अभी भी लिली उसे भूली नहीं थी। हालांकि वे अब बहुत दूर दूर हो चुके थे। कुछ दिन पूर्व उसे पता चला कि वह ताइवान आ गई है, लेकिन वह उससे तब तक नहीं मिल पाया जब तक वह हुएलिन से अपना ट्रांसफर कराकर ताइपे नहीं आ गया। जब ली सिन बस में बैठ गया तो उसने सारे यात्रियों को एक नजर देखा। उसके सामने 2 आदमी बैठे हुए थे, एक बूढ़ा और दूसरा उसकी उम्र का एक अधेड़। बूढ़ा आदमी बटनदार कॉलर लगा हुआ सन्याटसेन का सूट पहने हुए था। उसका माथा ऊंचा और चौड़ा था, उसके होंठ बड़े और मोटे थे। ली सिन सोचने लगा कि बूढ़ा आदमी अपने साथियों और शादी के बिचौलियों में एक नवयुवक के रूप में मशहूर होगा। यह सोचकर वह बरबस ही मुस्कुरा पड़ा। अधेड़ आदमी मोटा और थुलथुल था, उसकी चमड़ी हड्डियों को छोड़ चुकी थी। ली सिन के पीछे वाली सीट पर एक औरत बैठी थी। ली सिन ने देखा कि उसकी नाक छोटी, चिपटी और लाल है। बस जब अगले स्टॉप पर पहुंचकर रुकी तो स्टाइलिश सूट पहने और गले में स्कारलेट टाई लगाए हुए एक आदमी अंदर आया। उसका चेहरा सुर्ख था किंतु गालों में गड्ढे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बनाने वाले ने उसके गालों का हिस्सा कुछ ज्यादा ही काट लिया हो। बूढ़े आदमी ने नवागंतुक को बैठने के लिए अपने और मोटे आदमी के बीच में जगह बना दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
वह आदमी बैठते हुए बोला, आप तो जेचुआन बोल रहे हैं, क्या आप उधर के रहने वाले हैं? हाँ, क्या आप भी वहीं के हैं? बूढ़ा मुस्कराया और उत्साहपूर्वक सिर हिलाते हुए पूछा, आपका शुभ नाम? आदमी ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर अपने दोनों हाथों से बूढ़े को थमाया। यह एक सामाजिक औपचारिक विनम्रता है जो ली सिन को अब बहुत कम दिखाई पड़ती है। ओ, तो आप एक लेखक हैं? यह तो बहुत अच्छी बात है। कार्ड देखकर बूढ़े आदमी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। बूढ़े के बगल में बैठा हुआ आदमी भी उझककर कार्ड देखने लगा। चीजें फेई। अपनी आंखें नचाते हुए वह आश्चर्यचकित होकर बोला, ओ चीजें फेई, मैंने आपका उपन्यास पढ़ा है। नाम क्या था उसका? नहीं, एक मिनट, मुझे अभी याद करने दीजिए। उसका नाम था When the Cherry Blooms Again। एक प्रेम कथा है वह। मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ, बिल्कुल ठीक। नाम क्या है आपका? इतना कहकर लेखक ने मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ पकड़कर प्रशंसक ने अपनी शर्ट की ऊपरी जेब से अपने बाएं हाथ से अपना कार्ड निकालकर आगंतुक को थमाया। अरे यू महोदय, बहुत अच्छा। आपका कार्ड तो उपाधियों से भरा पड़ा है। दोनों तरफ कुल मिलाकर यही कोई 20-22 उपाधियां हैं। लेखक ने यू के हाथ को पकड़े पकड़े ही कहा, यह तो आपका बड़प्पन है। वे सब ऑनरेरी उपाधियां हैं, सिर्फ ऑनरेरी। इतना कहकर यू महोदय ने अपना हाथ छुड़ा लिया। उसी क्षण लेखक महोदय को एहसास हुआ कि वे बूढ़े आदमी की उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, महोदय आपका नाम? शिंग। बूढ़ा बोला, आप क्या करते हैं शिंग महोदय? मैं तो अपनी फौज का कमांडर इन चीफ हूँ। मेरे पास मुर्गे, मुर्गियों, बत्तखों और कुत्तों की एक पूरी फौज है। मेरा कहने का मतलब मैं उनकी देखभाल करता हूँ। कहकर वह हंसने लगा। मेरे जैसे लोगों को और करना ही क्या है? ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे रिटायर्ड टीचर जैसे हैं। लेखक महोदय ने थोड़ी विनम्रता से कहा। हाँ, मैं एक लंबे समय तक मजिस्ट्रेट था और जेचुआन में काफी दिनों तक प्रशासनिक कार्य किया। दरअसल मुझे रिटायर्ड हुए 16 साल हो गए। जेचुआन 16 साल, ली सिन अपने मन ही मन बुदबुदाया। 16 साल पहले ही वह जेचुआन में लिली से पहली बार मिला था। उस वक्त वह 15 साल की थी और वह 20-22 साल का। एक दिन जब वह अपने घर में बैठा हुआ खिड़की से बाहर झांक रहा था, तभी उसने एक लड़की को अपने घर की तरफ आते देखा। सूर्यास्त का समय था और उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। उसने आसमानी कलर का सूट पहन रखा था जिसके पीछे का भाग सुनहरा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा स्वर्ग से उतरी चली आ रही हो। वह उसकी छोटी बहन से मिलने आई थी। उसने देखा कि जब वह हाँ या ना में अपना सिर हिलाती या मुस्कुराती थी तो रुमाल से अपना मुंह ढक लिया करती थी। जब उसने उसको नानकिंग बोलते हुए सुना तो उसे नानकिंग मूली कहकर बुलाया तो वह इठलाते हुए बोली, बनो मत ज्यादा, मेरा नाम लाई आईली है। सब लोग मुझे लिली कहते हैं। फिर जब वह मुस्कुराने लगी तो अपना रुमाल अपने मुंह पर रखकर ढक लिया। ली सिन कहीं उसके प्रेम में न पड़ जाए इसलिए उसकी बहन ने झूठ बोलकर उसे धोखे में रखा। उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा कि गिरने की वजह से लिली का एक दांत टूट गया है, इसलिए वह उसे रुमाल से ढकने की कोशिश करती है। तब ली सिन ने भी अपनी बहन को चिढ़ाते हुए कहा, चलो यह कोई बहुत मसला नहीं है, क्योंकि उसके बावजूद वह अधिक सुंदर लग रही है। जब वह मुस्कुराती है तो उसके गालों पर डिंपल पड़ते हैं।
बाद में दोनों सहेलियां अहाते में बीच के पेड़ के नीचे आपस में एक दूसरे से कानाफूसी करने लगी। जब ली सिन उनके करीब आने की कोशिश करता तो वे चुप्पी साध लेती और जब वह दूर हट जाता तो जोर जोर से हंसने लगती थी। ली सिन की बहन नहीं चाहती थी कि उसका भाई उसकी सहेली के चक्कर में पड़े, इसलिए उसने एक और कोशिश की। उसने ली सिन से कहा कि वह तुम्हें बंदर कहती है। उसे नहीं पता कि ऐसा करके उसने अपने भाई को ही नहीं बल्कि अपनी सहेली को भी धोखा दिया। ली सिन ने अपनी बहन से कहा, लेकिन वह तुम्हें क्या कहती है यह तो मुझे नहीं पता। ली सिन जब अपने दिवा स्वप्न से जागा तो उसे अपने मुंह के ऊपर रुमाल रखे हुए कोई लड़की दिखाई नहीं दी। अलबत्ता वहां दिखाई पड़ा एक बूढ़ा आदमी जो सन्याटसेन का सूट पहने हुए था। मेरे हिसाब से लड़कियां 3 प्रकार की होती है, यू महोदय ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। पहली श्रेणी ऐसी लड़कियों की है जिनके माता पिता धनवान होते हैं लेकिन वे खुद अनपढ़ होती है। दूसरी श्रेणी ऐसी लड़कियों की होती है जो खुद तो पढ़ी लिखी होती है मगर उनके माता पिता बेकार होते हैं। और तीसरी श्रेणी ऐसी लड़कियों की होती है जो न तो खुद पढ़ी लिखी होती है और न ही उनके माता पिता ही धनवान होते हैं। अगर शादी करना ही हो तो लड़की के माता पिता से क्या मतलब? लेखक महोदय ने व्यंग्य करते हुए कहा। अरे भाई, आप उनके बिना आराम से नहीं रह सकते। यू महोदय ने अपना विचार व्यक्त करने की कोशिश में अपनी भौहें सिकोड़ ली। पहली बात तो अपने घर अगर कोई नहीं है तो आप बेहिचक उनके यहाँ खाने पर जा सकते हो। दूसरी बात, अगर आपकी सासू माँ रहेंगी तो आपकी औलाद की खिदमत अच्छे से कर सकती है। तीसरी बात, जब कभी आपकी पत्नी से आपका झगड़ा होगा तो आपकी सासू माँ सुलह कराने आ सकती है। यू महोदय अपनी बात खत्म कर पाते कि लेखक और बूढ़ा आदमी पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे। छोटी चिपटी नाक वाली औरत अपने होठों को घुमाते हुए यू महोदय को निहारने के लिए आगे की ओर झुकी। अपनी हंसी रोकने के प्रयास में ली सिन ने अपने होंठ काट लिए। केवल यू महोदय न तो हंसे और न ही उनके चेहरे पर हंसी का कोई भाव ही आया। वे लेखक की ओर यकायक मुड़े। चीसरे महोदय, आप अपनी कहानियां लिखते कैसे हैं? मैं यूं ही वास्तव में अपने लिए महज कुछ सलाह लेने के लिए पूछ रहा हूँ। उसने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। मेरे जीवन में अनेक अनेक घटनाएं होती रहती हैं। उसमें जितने उतार चढ़ाव आए हैं उन सबको मिला देने से एक बढ़िया लव स्टोरी बन सकती है। लंबी लंबी 2 प्रेम कहानियां। कहानी लिखना इतना आसान नहीं होता है, लेखक महोदय ने अपनी भौहें तानकर कहा और एक छोटा सा भाषण देने के लिए अपने आप को तैयार किया। इसके बाद बोले, एक कहानी लिखते समय चरित्रों के साथ एकाकार होना होता है। उनके साथ रोना पड़ता है, उनके साथ हंसना पड़ता है, उनके साथ आहें भरना पड़ता है। यू महोदय ने आह भरते हुए बीच में ही टोक दिया। ली सिन हैरान हो रहा था कि क्या वे अपने लंबे रोमांसों पर आह भर रहे हैं या कहानी लिखने की मुश्किलों के ऊपर। एक कथा में बहुत से दृष्टिकोण होते हैं। अगर मैं उन सबको कुछ शब्दों में बताना चाहूँ तो कह सकता हूँ, जैसे यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद, प्रकृतिवाद, प्रतीकवाद। बाप रे, इतने सारे वाद! यू महोदय ने आश्चर्य व्यक्त किया। आजकल आपको हर तरफ कोई न कोई वाद अवश्य सुनने को मिल जाएगा। वाद वाद वाद, ये सारे वाद आपस में मिलकर इतने गड्ढमड्ढ हो जाएंगे कि उन्हें अलगाना मुश्किल हो जाएगा। प्राचीन काल में इन सब बातों जैसा बहुत कम सुनने में आता था, फिर भी हम अच्छे से रह लेते थे, शायद आज से भी अच्छे से। बूढ़े आदमी ने आह भरी और सिर हिलाते हुए बोला। ली सिन ने महसूस किया कि यह बस एक स्टेज की तरह है और वह उसे तटस्थ भाव से देख रहा है।
वह खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ा तो बस यूएन हुआन राउंड सर्कल से होकर आगे बढ़ रही थी। ताइवानीज फूड सेंटर के पास से गुजरने वालों को नियान के चिना वाइन हाउस की ओर आकर्षित करते थे। टाइट ड्रेस पहने हुए बाहर खड़ी लड़कियां अपनी गोरी और छोटी टांगें दिखाती थी। उसने हर तरह के अनगिनत सामानों के स्टाल और ट्राउजर तथा काउबूट पहने हुए सुंदर किशोरवय उचक्कों जैसे लड़के देखे। एक छत के नीचे खड़े होकर धड़कती जिंदगी के शोर और दुनिया भर की शरारतें करते छोटे छोटे लड़के चिल्ला रहे थे। अचानक फलों से लदा एक ठेला आता दिखाई पड़ा। लड़के उसकी तरफ दौड़े और उसे पलट दिया। सारे के सारे फल इधर उधर बिखर गए। फल विक्रेता चिल्लाता हुआ उन्हें गालियां देने लगा। इसका लड़कों पर कोई असर नहीं हुआ। वे तालियां बजा बजाकर नाचने लगे। इतनी खुशियों से भरी जिंदगी को देखकर ली सिन बहुत प्रसन्न हुआ। किशोरों के लगभग सारे व्यवहार एक कविता सरीखे ही होते हैं। जीवन शक्ति और ओज से भरी एक गजब की कविता। उसने सोचा और वह एक नवयुवक की तरह अनुभव करने लगा, जैसा उसने बहुत पहले अनुभव किया था जब वह लिली के साथ था। उस वक्त जाड़े का मौसम था। फलों के बागीचे खेतों तक फैले हुए थे और धूप में खिले खिले लग रहे थे। पेड़ों की शाखाएं काल्पनिक फीतों की तरह धूसर आसमान के नीचे और हरे भरे खेतों में चमकती थी। धूप, खेत, मन, समीर और लिली सबकी यादें बहुत आनंददायक थी। ली सिन अपनी बहन और लिली के साथ बागीचे में चुपके चुपके गया था। वे कुछ संतरे चुराना चाहते थे, खासकर नाजायज तरीके से, जोश से भरे रोमांच का अनुभव करने के लिए। ली सिन पेड़ पर चढ़कर फलों को हाथ से तोड़ना चाहता था और उस समय दोनों लड़कियां बागीचे के गेटों और हर आने जाने वाले रास्तों पर नजर रखने वाली थी। अगर कोई किधर से आता हुआ दिखेगा तो लड़कियां एक कोड वर्ड "हे बस" कहकर उसे सचेत कर देंगी। ली सिन हमेशा एक सीधा सादा लड़का था। उसे आश्चर्य होता है कि उस दिन उसे इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी। वह अत्यंत फुर्तीला हो गया था। संतरे के पेड़ों पर वह सचमुच एक बंदर बन गया था। वह जल्दी जल्दी संतरे तोड़कर जमीन पर गिराने लगा। जब उसने देखा कि पेड़ के नीचे ढेर सारे संतरे इकट्ठा हो गए तो वह पेड़ के ऊपर ही आराम से हवा खाने के लिए बैठ गया। हवा का मंद झोंका बहुत आनंददायक लग रहा था। तभी उसने लिली को देखा। वह किसी डरे हुए खरगोश की तरह चौकन्नी थी और दौड़ती हुई उसी पेड़ की तरफ आ रही थी। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके गोरे गाल धूप में चमक रहे थे। वह आई और उसी पेड़ पर चढ़कर उसकी दूसरी शाखा पर बैठ गई। ली सिन खुद एक भी संतरा नहीं खाया, लेकिन लिली के लिए बड़े बड़े रसीले संतरे तोड़कर दे रहा था। लिली एक सफेद स्वेटर पहने हुए थी और गले में संतरे के रंग का एक स्कार्फ बांध रखी थी। उसकी टांगें बहुत मुलायम और चिकनी थी जो पेड़ की शाखा से नीचे लटकी हुई झूल रही थी। वह बैठे बैठे चुपचाप संतरे छील कर खा रही थी। उसका मुंह संतरे के रस से भरा हुआ था। उसके गालों पर छोटे छोटे गड्ढे पड़ रहे थे। ली सिन उसके गाल को अपनी जीभ से चाटना चाहता था। पवन रूपी परी पेड़ की पत्तियों को हिला रही थी और अपने नाजुक पंखों से चारों ओर संतरों की खुशबू बिखेर रही थी। अचानक दूर किसी बसवार में एक कुत्ता भौंकने लगा। कोई आ रहा था। कुत्ता पहले ही दौड़कर खेत में पहुंचा। उसके पीछे एक लंबी औरत आती दिखी जिसके सिर पर सफेद कपड़ा बंधा था। वह उन्हें गुस्से में चीख चीख कर गालियां देने लगी। उसने एक लठ से जमीन पर पीटा। ली सिन उसे देखकर फौरन पेड़ से उतर आया और लिली जिस डाल पर बैठी थी उसके नीचे खड़ा हुआ। लिली एकदम डर गई थी। वह घबराकर उसकी बाहों में कूद पड़ी। उसका चेहरा दमक रहा था। उसके शरीर की गर्मी से ली सिन को कुछ गर्मी का एहसास हुआ।
उसने उसे नीचे उतारा और उसका हाथ पकड़कर बेतहाशा भागने लगा। उसका स्कार्फ उड़कर उसके चेहरे से लिपट गया। हे बस, लोग आ रहे हैं। ली सिन की बहन चिल्लाते हुए हलकान हुई जा रही थी, लेकिन उसने सचेत करने में देर कर दी थी। जब वे बागीचे से बाहर आ गए तो लिली गरम रोटी की तरह तप रही थी। उसके स्कर्ट में संतरे थे और उसके मुंह में संतरे का रस लगा हुआ था। घर जाने के रास्ते में वे हंसकर लोटपोट होते रहे। वे हंसते हंसते ही घर पहुंच गए और लिली तो धान के खेत में फिसलकर गिरते गिरते बची तो बोली, अयो! हंसते हंसते तो मेरा पेट फूल गया, इससे और ज्यादा अब मैं नहीं हंस सकती। बस में ली सिन के पीछे बैठी औरतें किसी बात पर जोर जोर से हंस रही थी। स्वप्न में खोया जब वह असली हंसी सुना तो हैरान रह गया। वह बस में बैठी औरतों को देखने के लिए पीछे मुड़ा। एक तो छोटी चिपटी नाक वाली औरत थी, दूसरी वह जो कई दूसरे यात्रियों के साथ उस वक्त बस में चढ़ी थी जब वह लिली के ख्यालों में खोया था। ली सिन उसके फूले हुए पेट और मोटे मोटे पैरों के सिवाय कुछ और नहीं देख पाया था। दोनों के बीच दो बच्चे घुटनों के बल बैठे हुए थे और खिड़की के रास्ते बाहर देख रहे थे। अयो! क्या कभी आपने भी ऐसा सुना है? बच्चे पैदा करना उसी का काम है। वह ऐसा नहीं कर पाई तो अपने पति को दोष देने लगी। क्या उसे नहीं पता कि वह एक ऐसा काम है जो वह पति के बिना नहीं कर सकती? अयो! मैं अब और नहीं हंस सकती। फूले पेट वाली औरत नानकिंग एक्सेंट के साथ मंदारिन बोली बोल रही थी। कब पैदा होगा तुम्हारा यह बच्चा? अगले महीने। डॉक्टर तो ऐसा ही कहते हैं। छोटी चिपटी नाक वाली औरत ने कहा। लेकिन पिछला बच्चा तो अभी सिर्फ 10 महीने का ही है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। मैंने तुम्हें बताया था, हर साल मेरा पेट इसी तरह एक बार फूलता है। वैसे इसके बाद अब मैं बच्चे नहीं पैदा करना चाहती हूँ। औरत थोड़ा रुककर हंसने लगी और फिर बोली, मेरा पति एक नंबर का कमीना है। इसके बाद वह दूसरी औरत के कान में फुसफुसाने लगी और फिर दोनों एक साथ ठठाकर हंसने लगी। छोटी चिपटी नाक वाली औरत ने एक टमटम की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां उस तरफ टमटम में बैठकर जो औरत जा रही है, उसकी उम्र 50 के ऊपर पहुंच चुकी है। उसे देखते ही मुझे उबकाई छूटती है। उसका विवाह नहीं हुआ है। जरा उसकी ड्रेस तो देखो। इस उम्र में भी ऐसे ही उलझुलुल ड्रेस वह पहना करती है। सींग सी पतली तो है। ऐसे में कौन करता उसके साथ शादी? जब वह किशोरी थी तब उसे कोई युवक जचता नहीं था। यह सब कुछ खेत से तरबूजे इकट्ठा करने जैसा होता है। खेत में जितने अधिक तरबूजे होते हैं, उतने ही खराब तरबूजे तुम्हें मिलेंगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम कुछ भी पाकर खुश हो जाते हो। उसका आदमी उससे 20 साल छोटा है। 20 साल। वह उसकी माँ की उम्र की है। हम उसे बुढ़ी कहकर बुलाते हैं। वह आदमी अब दूसरी लड़की के पीछे पड़ा है, लेकिन वह मेरे पति के एक दोस्त से प्यार करती है। उसकी पत्नी कहीं मेनलैंड में रहती है। मैं जानती हूँ वह लड़की बड़ी आसान शिकार है। वह टीबी की मरीज है। उसके अलावा कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। वह तो उसके पीछे पागल है। हॉस्पिटल में वह उसके लिए रोज फूल लेकर जाता है। सभी लोग कहते हैं कि अपने बच्चों की इजाजत लेकर वह उसके साथ शादी करेगा। मेरे कहने का मतलब समझ रही हो ना? अरे तब तो वह कुत्ता बहुत कमीना है। एक बार मैं उनके घर गया था। घर बहुत सजा सजाया था। तब उनके पास एक जर्मन डॉग था। ओ, ये सब बहुत बातूनी है। ली सिन की त्योरियां चढ़ गई।
वह उस औरत को देखने के लिए एक बार फिर पीछे मुड़ा, लेकिन वह दूसरे यात्रियों से घिरी हुई थी, इसलिए वह उसके पैर ही देख सका। उसके सामने बैठे तीनों महापुरुष बात करना बंद कर चुके थे। बस एक पालने की तरह हिचकोले खाती आगे बढ़ती जा रही थी। बूढ़ा आदमी और यू महोदय ऊँघने लगे। लेखक महोदय खिड़की से बाहर देखने लगे थे। उनके होठों के बीच एक सिगरेट दबी थी। चुमशान नॉर्थ रोड के कॉर्नर पर पहुंचकर जब बस रुकी तो एक लड़की एप्रिकॉन रंग की स्कर्ट पहनकर बस में चढ़ी और खाली पड़ी सीटों में से किसी एक पर बैठने की बजाय वह दोनों औरतों के आगे खड़ी हो गई। तब नानकिंग बोलने वाली औरत फिर शुरू हो गई। क्या आप ऐसा सोच सकती हैं? आपको क्या लगता है मैं अभी जवान हूँ? मैंने आपसे कहा है कि मैंने ज्यादा बच्चे पैदा नहीं किए, इसलिए मैं जवान दिखती हूँ। आजकल मैं जब आईना देखती हूँ तो अपने आप से घृणा करने लगती हूँ। उसके पापा मजाकिया लहजे में कहने लगे हैं कि मैं एक बत्तख की तरह दिखती हूँ। फिर वह ठठाकर हंसने लगी। अभी अभी जो लड़की बस में चढ़ी थी गुस्से से पैर पटकती हुई आगे की तरफ चली गई। ली सिन ने पहले अपने बगल में खाली पड़ी सीट को देखा और तब उस लड़की को उस पर बैठने का इशारा किया। फिर भी वह किसी मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ी रही, जरा सा हिलीडुली भी नहीं। खिड़की के रास्ते वह सिर्फ बाहर देखती रही। ली सिन सोचने लगा कि अधिकांश किशोरियां ऐसे ही मिजाज की होती है। उनकी हरकतों से लगता है कि सारी दुनिया उनके कदमों के नीचे है। लड़की को वह फिर से देखने लगा। वह छरहरे बदन की है, उसकी ठोड़ी नुकीली है और आंखें छोटी छोटी है। उसके सीधे और मुलायम काले बाल तथा उसकी आंखों में झलकता गुरूर उसे ताजगी दे रहे थे, लेकिन वह उसकी पसंद के खांचे में फिट नहीं बैठती थी। वह लगभग 20 साल की होगी, ली सिन ने सोचा और उसे लिली की याद आने लगी जब वह चुंगमिंग में उससे मिला था, जहां वह अपने एग्जाम के लिए कुछ दिन ठहरा हुआ था। गर्मी का मौसम था जब वह खुंकिंग से अपने शहर अपने परिवार के पास जाने वाला था। उसके एक दिन पहले वह गलियों में घूम रहा था तो एक लड़की उसकी तरफ आती दिखी। वह सिल्वर कलर की ड्रेस पहने हुए थी, उसकी आंखों पर धूपी चश्मा चढ़ा था और हाथ में बैगनी कलर की एक छतरी थी। वह उसे देखता ही रहा। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी तरफ से वह अपनी नजरें नहीं फेर सका। जब लड़की ने अपनी आंखों के ऊपर से चश्मा उतारा और उससे बात करने लगी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह बोली, क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं? वह लिली थी जिससे वह 4 साल से भी ज्यादा दिनों से नहीं मिला था। पहली बात जो उसने देखी और गौर किया कि उसका एक भी दांत टूटा नहीं था। वह उलझन में पड़ गया और चाहते हुए भी किसी तरह बोल न सका। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूटा। उसने उससे बताया कि वह चुंकिंग यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा देने के लिए आई है। उस शाम ली सिन ने हिम्मत जुटाई कि जहां वह रुकी हुई थी वह उसके घर जाकर उससे मिलेगा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वह कहीं जा चुकी थी। अगले दिन वह चुंकिंग से अपने घर चला गया। अगर उस दिन शाम को वह उससे मिला होता तो क्या हुआ होता? क्या वह आगे? वह सिर्फ सोचता रह गया। उसके सामने से कुछ सरसराता हुआ निकला। अपनी आंखें मुलमुलाता हुआ वह पीछे की ओर झुका तो एप्रिकॉन कलर की स्कर्ट पहने बस में चढ़ने वाली लड़की वहां से गुजरी। उसने अपने कंधे उचकाए और बेवजह मुस्कुराया और खिड़की के बाहर देखने के लिए झुका। मुर्दा घर की काली चिमनी दीख पड़ी और एक जनाजा भी उसकी तरफ आता दिखाई दिया, जिसके साथ विलाप करने वाले सफेद कपड़े पहने हुए थे। अपने चेहरों को कपड़े से ढके वे इतना जोर जोर से रो रहे थे कि बस में अधिक शोरगुल के बावजूद वह उन्हें सुन पा रहा था। एक लाल रंग के ताबूत के आगे आगे लड़कों का एक झुंड चल रहा था जिनके हाथों में स्मृति लेख लिखी हुई तख्तियां थी।
वह झुन ढोल एवं बिगुल के साथ एक प्राचीन संगीत चाओ चुन युआन गा रहा था और उसके साथ बांसुरी पर भी उसे बजाया जा रहा था। बूढ़े की बजाय बस में बैठे सारे यात्री बड़ी उत्सुकता पूर्वक उसे देख रहे थे। जनाजे की तरफ अपनी पीठ किए बूढ़ा अपनी जगह स्थिर बैठा रहा। यह देखकर लेखक महोदय ने यू महोदय को केहुनी मारी और पूछा, जनाजे को लेकर आपके क्या विचार है? इसके साथ एक अर्थपूर्ण मुस्कान उनके होठों के कोने में उभर आई। फिर उन्होंने आगे कहा, मरने वालों को अपने ऐसे शानदार जनाजे पर गर्व होना चाहिए। क्या आपको पता है कि इसके बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ? कहते हुए लेखक के पूरे चेहरे पर मुस्कान कुछ इस तरह फैल गई कि जैसे ब्रेड के ऊपर बटर। उन्होंने अपने आप को विंडो ग्लास में आत्मसंतुष्टि के भाव से देखा और फिर बोले, हम लेखकों को जीवन का बेहतरीन उपयोग करना चाहिए। छोटी छोटी बातें दूसरों के लिए व्यर्थ प्रतीत होती है, लेकिन हमारे लिए वे बड़े मतलब की होती है। मसलन जो ही मैंने इस जनाजे को देखा, मेरे दिमाग में एक बेहतरीन कहानी की आइडिया आ गई। सच में? यू महोदय की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा और बूढ़ा आदमी बड़ी प्रशंसा के भाव से लेखक को देखने लगा। लेखक महोदय ने कहा, मुझे तो एक हृदयस्पर्शी प्रेम कहानी लिखने का आइडिया मिल गया। एक आदमी मर गया, वह सुंदर था, स्मार्ट था, रोमांटिक था, एकदम आपके जैसा। यू महोदय ने मजाक में कहा तो लेखक महोदय ने बड़ी रसिकता पूर्वक अपना सिर झुका लिया और आगे कहा, हाँ, उससे दो औरतें प्रेम करती है। एक नाजुक और सुंदर है जैसे चंद्रमा, जबकि दूसरी उज्जवल और गर्म है जैसे सूर्य। उसका जीवन धन्य है। यू महोदय मृत आदमी से ईर्ष्या किए बिना न रह सके। हाँ, उसका जीवन धन्य था, बूढ़े ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा। मेरी बात सुनिए। लेखक महोदय ने फिर कुछ कहने की कोशिश की और बोले, दोनों औरतें उससे प्रेम करती है और वह मर गया, इसलिए वे दोनों जनाजे में शामिल हुई। यह दिखाने के लिए कि उनके कहने का मतलब क्या है, लेखक महोदय ने एक हाथ की तर्जनी उंगली को दूसरे हाथ की तर्जनी पर पीटा और कहा, और अब वे एक दूसरे से लड़ेंगी। हो सकता है कि लाश के सामने ही दोनों झगड़ा कर दें। यू महोदय गंभीर रुख अख्तियार करके बोले, बहुत दिलचस्प, सचमुच बहुत ही दिलचस्प। बूढ़े ने बड़े जोश में सिर हिलाते हुए कहा, झगड़ा? ना ना। लेखक महोदय ने यू महोदय को कड़े रुख से देखा और बोले, हाँ, वे जनाजे में मिलेंगी, तब क्या होगा जरा मुझे सोचने दीजिए। विचार करते हुए उन्होंने अपना माथा रगड़ा और कहा, हाँ, इसके बारे में मुझे और शिद्दत से सोचने की जरूरत है। हाँ, शिद्दत से। इसके बाद वे मुस्कुराने लगे। ली सिन उस शांत वक्त का आनंद लेने लगा और दोनों औरतें फिर से एक बार फुसफुसाने लगी। वे फिर बातों में लग गईं। मेरा यह बेटा, उस औरत ने कहा जो मंदारिन बोलती थी, यह अपने पिता का दुलारा है। देखो, यह बिल्कुल उसके जैसा है। प्यारा सा है ना? दूसरे लड़कों के मुकाबले यह बेहतर है, क्योंकि अप्रैल की 8वीं तारीख बुद्ध के जन्मदिन की तारीख को यह पैदा हुआ है। मैंने एक बार तुम्हें बताया ही था इसके बारे में कि जब मुझे लेबर पेन हुआ तो डॉक्टर ने मुझे जो इंजेक्शन लगाया वह बहुत अच्छा काम किया। मेरा यह बच्चा अभी तो छोटा ही है, लेकिन आपका चेहरा देखकर बता सकता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, यह बातें भी बड़ों जैसी करता है। आजकल तुम क्या कर रही हो? छोटी चिपटी नाक वाली औरत ने विषय को घुमाते हुए पूछा, क्योंकि उसे किसी के बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं महजोंग खेलती हूँ। क्या तुम जानती हो महजोंग क्या होता है? एक दिन तो मैंने उसमें जीत भी दर्ज की। अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। ठीक तो है, जब तुम चाहो आ जाओ।
तुम्हारा हमेशा स्वागत है। जब मैं महजोंग खेलती हूँ तो मेरा ध्यान सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वी पर होता है और उस पर भी जो उसे पैसा सप्लाई करता है। तब तो हमारी पसंद नापसंद एक जैसी है, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे पास बहुत अच्छा लड़का है। छोटी चिपटी नाक वाली औरत ने बच्चे को अपने हाथ से पकड़कर खींच लिया। बस अब वहां पहुंच चुकी थी जहां से सड़क आगे मरम्मत की जा रही थी, इसलिए वह झटके खा रही थी। कुछ आगे चलकर जब उसका पहिया गड्ढे में चला गया तो बस में बहुत तेज झटका लगा। अय्यो! औरत ने फौरन अपना हाथ अपने फूले हुए पेट पर रख दिया और कहा, उसने मुझे बाहर इस हालत में जाने से मना किया था, लेकिन घर पर मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए अपने दोनों बच्चों को लेकर निकल पड़ी। तब तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पति तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, मैंने तुम्हें बताया ही था कि वे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जब कमीनेपन पर उतर आते हैं तब जरा भी ख्याल नहीं रखते। हंसते हुए उसने बाकी बातें अपनी सहेली के कान में फुसफुसाकर बताईं। फिर जोर से बोलने लगी, इसलिए जब मैं रात में महजोंग खेलती हूँ तो वे रात भर बिना किसी उलाहना के वहीं बगल में बैठे रहते हैं। अगर मैं रात भर महजोंग खेलने के लिए बैठना चाहूँ तो वे पूरी रात मेरे साथ बैठे रहेंगे। तुम्हें पता है कि मेरे पति की अपेक्षा मुझे 136 महजोंग टाइज बहुत प्रिय है। इतना कहकर वह खिखियाने लगी कि वह महज एक मजाक भर था। ली सिन ने उसकी तरफ एक बार फिर देखा। उसने केवल उसके फूले हुए पांवों को देखा। औरतों की बातचीत अब उसे अच्छी नहीं लग रही थी। उसने कंडक्टर से पूछा, कीलिन रोड पहुंचने में बस को अभी कितना समय लगेगा? सिर्फ कुछ ही मिनट और। अब तक तो यह पहुंच ही गई होती, लेकिन रोड पर काम चल रहा है, इसलिए इतना समय लग गया। कुछ ही मिनट और बाकी है, फिर वह लिली से मिलेगा। यह सोचकर ली सिन इतना उत्साहित हो गया कि अपनी नोटबुक निकालकर एक बार फिर पता देखने लगा। नंबर 6, गली नंबर 96, कीलिन रोड। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसे संदेह हो रहा था कि पता नहीं लिली उसे पहचान पाती है या नहीं। वह समय बहुत पीछे छूट गया जब वह एक दुबला पतला छरहरा नवयुवक था और दोनों मिले थे। अब वह अधेड़ हो गया है और मोटा तगड़ा भी। उसके सिर के बाल भी अब तक काफी झड़ गए, जिससे आगे चांद भी दिखने लगी है। जब वह मिलेगी तो वह उसे क्या कहकर पुकारेगा? क्या लिली कहना अच्छा रहेगा? अब तक तो वह माँ बन चुकी होगी और किसी माँ को उसके पुकारने के नाम से बुलाना अच्छा नहीं रहेगा। तब क्या उसे वह चाऊ मैडम कहेगा? नहीं, यह भी शर्मनाक ही होगा। नहीं तो एक आइडिया और है, वह ऐसा करेगा कि अजनबी बन जाएगा, लेकिन उससे ऐसा भी नहीं किया जा सकेगा। फिर उसने निश्चय कर लिया कि वह उसे किसी नाम से नहीं पुकारेगा। कुछ कहने की बजाय वह उसके चेहरे को चुपचाप देखता रहेगा और फिर कुछ देर के बाद पूछेगा, क्या मुझे पहचान रही हो? हो सकता है कि वह भी उसे कुछ देर घूरती रहे और फिर जरा सा मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए ना कर दे। तब उसके गालों पर डिंपल उभरेंगे और उसका टूटा दांत भी दिख जाएगा। अरे नहीं, जब वह लड़की थी तब उस तरह से मुस्कुराया करती थी। जब वह चुमकिंग में मिली थी तब तो उसका टूटा हुआ दांत दिखाई नहीं पड़ा था। वह कल्पना करने लगा कि इस समय वह कैसी दिख रही होगी। क्या वह मुस्कुराने के वक्त मुंह पर रूमाल रख लेती होगी जैसा कि वह बचपन में किया करती थी? लेकिन तभी उसके ख्यालों में अचानक पेड़ पर चढ़कर संतरे खाती और डाल पर बैठे बैठे अपना पैर हिलाती हुई लिली आ धमकी। हो सकता है वह पहले की तरह अब न मुस्कुराए और अपने बच्चे को गोद में लिए हुए लजाकर घर के किसी कोने में जाकर बैठ जाए। वह उसकी आंखों में कुछ पा जाएगा, कोई रहस्यमय चीज, कुछ ऐसा जैसे वह उसके बचपन में देखता था।
हो सकता है वह बालों में जूड़े बना रखी हो और आसमानी रंग के फीतों से गूंथ रखी हो। जब वह उससे पहली बार मिला था तो वह उसी रंग का ड्रेस पहन रखा था। उसके जैसी रंग वाली औरतों पर आसमानी कलर बहुत अच्छा लगता है। बेशक वह उसके बच्चों को अपने पास कुछ देर रोकने की कोशिश करेगा। अगर उसके छोटी बच्ची होगी तो वह उसको बहुत प्यार करेगा, क्योंकि वह बचपन की छोटी लिली ही तो दिखती होगी। वह उसे अपनी गोद में उठा लेगा और पूछेगा कि क्या वह उसे पहचानती है। वह निश्चय ही उसे पहचान लेगी, क्योंकि उसकी माँ उसके बारे में अपनी बहुत मुलायम आवाज में अक्सर उसे बताती रहती होगी। ओ मिस्टर, बस कीलिन रोड आ गई। मैं इसके पहले 2 बार आपसे कह चुकी हूँ। कहाँ खोए हैं आप? मिस कंडक्टर बोली। ली सिन चौंक पड़ा और उसी समय वह प्रेग्नेंट औरत के भारी नितंबों को देखने लगा। अपने 2 बच्चों को लिए वह बस से नीचे उतरने जा रही थी। छोटी चिपटी नाक वाली औरत खिड़की के रास्ते चिल्ला रही थी, हे रुको जरा, मैं तुम्हारे घर आकर महजोम खेलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा पता याद नहीं आ रहा है। जरा फिर से एक बार दोहरा दो प्लीज। नंबर 6, गली नंबर 96, कीलिन रोड। मंदारिन बोलने वाली औरत ने जवाब दिया और बस से उतरने लगी। ली सिन को लगा जैसे किसी ने उसके पेट में जोर से घूंसा मार दिया हो। औरत के 2 बच्चों में से एक बस की सीढ़ियों से फिसल गया। ली सिन तुरंत आगे बढ़कर उसको उठा लिया। बच्चा रो रहा था। जरा सा देखकर नहीं उतर सकते तुम? नालायक कहीं के। और आपको धन्यवाद। वह बच्चे को ली सिन के हाथ से पकड़ती हुई बोली और बड़ी विनम्रता पूर्वक मुस्करा दी तो उसके गालों पर डिंपल पड़ गए, जैसे बचपन में लिली के गालों पर पड़ा करते थे। ली सिन पीतल के रॉड को पकड़कर लौट पड़ा और जाकर एक सीट पर निढाल पड़ गया। आपको बस से उतरना भी है कि नहीं? मिस कंडक्टर परेशान होती हुई बोली। मुझे? नहीं। इसके सिवाय ली सिन कुछ नहीं कह पाया। मुंह तक आए सारे शब्दों को वह चबा गया। हूँ पागल। कंडक्टर उसे रुखाई से घूरते हुए बोली और बस का दरवाजा भड़ाम से बंद कर लिया। बूढ़ा आदमी अपने सिर को हिलाते हुए बोला, भाई, आजकल इस दुनिया में बड़े अजीब लोग रहते हैं। इसके बाद ली सिन के बारे में वह बहुत कुछ बड़बड़ाता रहा, जिसे वह चुपचाप सुनता रहा। छोटी चिपटी नाक वाली औरत उसे एक नजर देखने के लिए उझक पड़ी। यू महोदय ने उसे पहली बार देखा और तब उनके बाद दूसरों ने भी। लेखक महोदय तो ली सिन को विचारमग्न होकर काफी देर तक निहारते रहे और फिर अपनी नोटबुक निकालकर कुछ लिखने लगे। बस में ही ली सिन के रूप में उन्हें उनकी कहानी जनाजा का हीरो मिल गया। बस में जितने लोग थे सब लोग ली सिन को ही निहार रहे थे, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि क्यों।